इमेजिन करो एक ऐसे आदमी को जिसने अपनी जिंदगी में कभी समंदर नहीं देखा। उसे एक छोटी सी चोरी पर, सिर्फ एक रोटी चुराने पर, लिटरली एक रोटी चुराने पर उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। फिर उसको एक ऐसे शिप में बैठाकर समंदर में छोड़ दिया जाता है जिसके अंधेरे कमरे में वो महीनों तक समंदर का सफर करता है। और बिलाखिर जब वो शिप अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो वो इंसान अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाता है जहाँ की हवा, मिट्टी और पानी सब कुछ अनोखा है। ये है उन हजारों कैदियों में से एक कैदी की कहानी जिसे 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर ने अपने शहरों से निकालकर एक दूर दराज कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया था। और यहीं से शुरू होती है आज के मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया की असल कहानी। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन की जेलें कैदियों से भर चुकी थी और उन्हें ओवर क्राउडेड प्रिजन्स का इशू फेस करना पड़ रहा था। इससे पहले ब्रिटेन अपने कैदियों को अमेरिका भेजा करता था, लेकिन अब वो आज़ाद हो चुका था। इसलिए उन्हें एक नई पीनल कॉलोनी की ज़रूरत थी जहाँ पर वो अपने कैदियों को भेज सकें। इसी दौरान कैप्टन जेम्स कुक ने 1770 में ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट को एक्सप्लोर किया और रिपोर्ट दी कि एक परफेक्ट जगह है जहाँ पर वो अपने कैदियों को भेज सकते हैं। इसके साथ ब्रिटेन पैसिफिक में अपना असर बढ़ा सकता है और फ्यूचर में वहाँ के रिसोर्सेज और ट्रेड से फ़ायदा भी उठा सकता है। फिर 13 मई 1787 को पोर्ट्समाउथ से 11 शिप्स का एक फ्लीट निकलता है जिसे कहा गया द फर्स्ट फ्लीट। इसे लीड कर रहे थे कैप्टन आर्थर फिलिप, जो बाद में न्यू साउथ वेल्स के पहले गवर्नर भी बने। इस फ्लीट में करीब 1400 लोग थे, जिनमें 750 से ज़्यादा कैदी थे और बाकी मरीन्स, ऑफिशियल्स और सप्लाई क्रू मेंबर्स थे। ये फ्लीट 18 जनवरी 1788 को बॉटनी बे पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर इन्हें अंदाजा होता है कि ज़मीन तो बेकार है और वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी भी उस तरह नहीं है। तो वो इस जगह को छोड़कर नॉर्थ की तरफ बढ़ जाते हैं और 26 जनवरी 1788 को पोर्ट जैक्सन बे पर उतरते हैं। और यही वो दिन है जो आज ऑस्ट्रेलिया डे के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद ब्रिटेन को अंदाजा होता है कि यहाँ तो ऑलरेडी कुछ लोग रहते हैं जो पिछले 60,000 साल से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। ये थे इंडिजिनस एबोरिजिनल पीपल। लेकिन ब्रिटेन ने अपनी वही दूसरों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करने वाली आदत को दोहराया और ऑस्ट्रेलिया को एक टेरा नलियस डिक्लेयर कर दिया, मतलब ऐसी जगह जो कि किसी की नहीं है। इसी वजह से दोनों ग्रुप्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहे, चाहे वो लैंड कॉन्फ्लिक्ट हो, फूड कॉन्फ्लिक्ट हो या कुछ और। ब्रिटिश सेटलर्स को ऑस्ट्रेलिया के सख्त माहौल का सामना करना पड़ा। जमीन बंजर थी, मौसम सख्त था और खुराक की शदीद कमी थी। कैदियों से सख्त काम करवाया गया, जबकि बीमारियों और भूख ने हालत बिगाड़ कर रख दी। इस सब के दरमियान एक बंदा था जिसने सिस्टम को बचाए रखा, गवर्नर आर्थर फिलिप। उसने हर शख्स को बराबर राशन दिया, चाहे वो कैदी हो या ऑफिसर। डिसिप्लिन को बरकरार रखा और एब्रोरिजिनल लोगों से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की। फिर 1790 में दूसरा फ्लीट ऑस्ट्रेलिया आया। हालात बेहतर होने के बजाय और बिगड़ गए। कई लोग सफर में ही मारे गए। 1790 के बाद आबादी बढ़ने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नए इलाकों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। एक्सप्लोरर्स जैसे ब्लैक्सलैंड वेंटवर्थ ने ब्लू माउंटेन्स को क्रॉस किया और बैथर्स्ट जैसे जरखेज इलाके दरियाफ्त किए। पैरामेटा, विंस्टर और बैथर्स्ट जैसे नए शहर बनाए गए। इसी दौरान मरीनो शीप का वूल एक्सपोर्ट होने लगा, जिससे रूरल इकोनॉमी की शुरुआत हुई। 1820 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिर्फ कैदियों को नहीं बल्कि फ्री सेटलर्स को भी ऑस्ट्रेलिया आने का एक मौका दिया। ये लोग थे किसान, ताजिर और छोटी इंडस्ट्रीज के लोग जो नए मौकों और सस्ती जमीन की तलाश में ऑस्ट्रेलिया आने लगे। इन फ्री सेटलर्स ने बेयर फार्म्स और पैस्टोरल स्टेशंस बनाए, जिससे शीप ग्रेजिंग और आम उगाना आम हुआ। और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक बड़ा वूल एक्सपोर्टर बन गया। फिर 1851 में एक ऐसी खबर आई जिसने ऑस्ट्रेलिया की किस्मत को बदल कर रख दिया। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया से सोना दरियाफ्त हुआ। दुनिया भर से ब्रिटेन, चाइना, यूरोप और इवन के अमेरिका के लोग गोल्ड फील्ड्स की तरफ दौड़ने लगे। इस मैस मूवमेंट को गोल्ड रश कहा जाता है और इन लोगों को डिगर्स, बेलार्ट और बेंडिगो जैसे टाउन्स कुछ ही अरसे में बड़े शहर बन गए। इस माइग्रेशन से ऑस्ट्रेलिया का सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ। सिटीज जैसे मेलबर्न और सिडनी रैपिडली ग्रो करने लगे और हेल्थ और एजुकेशन की डिमांड बढ़ने लगी। लेकिन इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस को डिस्प्लेसमेंट, वायलेंस और बीमारियों का सामना करना पड़ा और उनके हुकूक को मुसलसल नजरअंदाज किया गया। 1850 के बाद हर कॉलोनी ने अपनी लोकल गवर्नमेंट बनाना शुरू की, लेकिन यह अब भी ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंडर ही थी। फिर 19वीं सदी के आखिर में फेडरेशन यानी सिंगल नेशनल गवर्नमेंट का आइडिया पॉपुलर होना शुरू हुआ, जिसमें सर हेनरी पार्क्स और एडमंड बार्टन जैसे लीडर्स ने लीड किया। 1890 में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस हुई और रेफरेंडम के बाद तमाम कॉलोनीज ने एक फेडरेशन बनाने पर एग्री कर लिया। Today, the 6 colonies unite,
becoming states of the Commonwealth of Australia. ऑस्ट्रेलिया एक नई कौम बनकर सामने आया और कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत हुई, जिसका अपना पार्लियामेंट, अपना प्राइम मिनिस्टर और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था। नई हुकूमत ने आने के बाद सबसे पहले वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी पास की, जिसका मकसद नॉन यूरोपियन इमिग्रेशन को रोकना था, खास तौर पर एशियन और पैसिफिक आइलैंडर्स के खिलाफ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रेलवेज, इंडस्ट्रीज और नेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, लेकिन इंडिजिनस लोगों को इस सिस्टम से मुकम्मल तौर पर अलग रखा गया। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद पॉपुलेट और पैरिश पॉलिसी के जरिए मैस यूरोपियन इमिग्रेशन शुरू हुई, जिसने इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। 1973 तक वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी ऑफिशियली खत्म हुई, जिसके बाद मल्टीकल्चरलिज्म का आगाज हुआ, जिसमें माइग्रेंट्स को अपने कल्चर और आइडेंटिटी को मेंटेन करने की इजाजत दी गई। ये तब्दीली ऑस्ट्रेलिया की पहचान का हिस्सा बन गई। इसी दौरान 1967 में रेफरेंडम हुआ, जिसमें एबॉरिजिनल पीपल को पहली बार नेशनल एक्सेप्टेंस मिली। नेटिव टाइटल एक्ट, माबो केस और लैंड राइट्स मूवमेंट इंडिजिनस लोगों के लिए माइलस्टोन्स बने। 2008 में पीएम केविन रुड ने ऑफिशियली स्टोलन जनरेशंस के लिए माफी भी मांगी। इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया को रिकंसिलिएशन, रेसिज्म और आइडेंटिटी के चैलेंजेस बरकरार है।